हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स IAS एकेडमी जम्मू। आज आपसे एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि बच्चे जो हैं वो UPSC की या JKS की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिल्ली जाकर तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बहुत रश है। तो लेकिन देखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा उनका, चाहे वो कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं। इवन के सोचते तो वो जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम टॉप करेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन उनका प्री तक क्लियर नहीं होता। फिर बाद में वो बोलते हैं कि हमारा CSET की वजह से प्री नहीं क्लियर हुआ, हमें मैथ्स नहीं आता था, हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ बोलते हैं हमें CSET तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन GS में थोड़ा सी कमी रह गई, अगले साल पूरी करेंगे। फिर वो अगले साल भी पूरी नहीं होती। फिर कभी तीसरी अटैम्प्ट में प्रीलिम KS का क्लियर भी हो जाए तो फिर मेंस में अटक जाते हैं। फिर अगले साल मेंस पास होता तो इंटरव्यू में अटक जाते हैं। ऐसे करते करते 5-6 साल वेस्ट हो जाते हैं और वो अगर वो 21 साल में स्टार्ट करते हैं तैयारी तो 28 साल के हो जाते हैं। और फिर वो होता ये है कि जॉब्स के लिए ढूंढते हैं इंस्टीट्यूट्स कि हमें रख लो पढ़ाने के लिए, फैकल्टी हम बन जाते हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमने इतनी बारी मेंस लिखा है, हमने इतनी बारी इंटरव्यू दिया है, नॉलेज तो है लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा। कुछ कहते हैं हमारा गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया, एंथ्रो चूज़ कर लिया, नहीं हुआ। कुछ कहते हैं पॉल साइंस चूज़ कर लिया, इस बारी पेपर सही नहीं आया तो क्लियर नहीं हुआ। कुछ कहते हैं जी हाँ ऑप्शनल सोशियोलॉजी चेंज, मतलब सोशियोलॉजी रखा तब क्लियर नहीं हुआ। तो एंथ्रो वाले और पॉल साइंस वाले तो हमें बहुत मिलते हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ होता। सोशो वाले उसके बाद मिलते हैं। एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, मेन देखने वाली बात ये है। बहुत गहरा टॉपिक है कि UPSC एक ड्रीम होता है बंदे का। 7th-8th से ही बच्चा सोचता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, IPS बनूंगा, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाऊंगा। फिर जब UPSC क्लियर नहीं होता तो बंदा कहता है चलो KS ही दे के देखता हूँ। लेकिन जब KS भी क्लियर नहीं होता है तो फिर बच्चा सोचता है यार ये क्या चक्कर है कि UPSC तो चलो नहीं हुआ, KS भी नहीं हो रहा क्लियर। तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा जो टॉपर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, उससे ये एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं होते। उसने कोचिंग भी बेस्ट ली है, दिल्ली तक जाके वो पढ़ा है, 2 साल रहा है। जम्मू में भी अगर वो पढ़ा है तो कहीं रश वाले इंस्टीट्यूट में जहाँ बहुत सारे बच्चे थे, डिस्कशन हुई उसकी, क्योंकि वो वहाँ इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत थे। इसलिए नहीं कि वहाँ पे पढ़ाया कैसा जाता था, बल्कि बच्चे बहुत थे। बच्चों से बाहर खड़े होकर चाय भी पी, कॉफ़ी भी पी, पैटी भी खाई, गोलगप्पे भी खाए। 1 साल 2 साल हो गए लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब पैसे माँ बाप से लेने पड़ते हैं, ये हालत हो गई। फिर इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं कि हमें फैकल्टी बना लो यहाँ पे। तो इसका इलाज क्या है, और ये मेन चीज़ ये है देखने वाली कि एग्ज़ाम क्लियर हो क्यों नहीं रहा है, कहाँ कमी रह गई। क्या आपके पढ़ने में कमी रह गई, क्या इंस्टीट्यूट की कोई कमी थी। मेन बेसिकली IAS और KS का जो एग्ज़ाम है, इसकी जो बैकबोन है वो बड़ी सिंपल है। जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ को अगर ढंग से किया जाए तो आप देखो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इवन यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आप 7th का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। तो कमी कहाँ रह गई? पेपर भी इतना बहुत बड़ा ये टफ नहीं आता है कि आप 2 4 साल लगा के भी पास नहीं हो रहा है। मेंस का पेपर देखो तो अगर आपको 10th क्लास का सीबीएसई पेपर दिखाया जाए तो वो आपको ज़्यादा टफ लगेगा एज़ कम्पेयर टू केएस मेंस। 12th क्लास का अगर आपको सीबीएसई पेपर दिखाया जाए वो आपको ज़्यादा टफ लगेगा एज़ कम्पेयर टू आईएएस मेंस। या तो ज़्यादा टफ लगेगा या ऑलमोस्ट बराबर लेवल का लगेगा। तो फिर ये क्या है कि आप सीबीएसई में तो टॉप कर जाते हो लेकिन यहाँ पर आप फेल हो जाते हो। किसकी गलती है? कोचिंग सेंटर की गलती है या आपकी खुद की गलती है या आपके फ्रेंड्स की गलती है या आपके टीचर्स की गलती है या आपके पेरेंट्स की गलती है? क्योंकि यूपीएससी का आपका ड्रीम था, आपके पेरेंट्स का आपसे भी ज़्यादा ड्रीम था, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा क्लियर। ठीक है, तो क्या रीज़न्स हैं? तो देखते हैं ये रीज़न्स क्या क्या हैं। मैंने कहा जैसे पहला पॉइंट कि एग्ज़ाम तो अगर आप देखो जनरल स्टडीज़, इसकी बैकबोन जो है वो बहुत सिंपल है। अगर समझो आप तो जीडीपी, जीएनपी, इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है। पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं इतने ज़्यादा भी टफ नहीं हैं। करंट इवेंट्स भी अगर आप देखो तो वो भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खुद चूज़ करते हो और फिर वो टफ कैसे लग सकता है जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको। हाँ, ऑप्शनल में मैं ये सोचता हूँ कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो, बड़ी अच्छी कोई मैडम पढ़ा रही है उससे पढ़ते हो 3 4 5 6 महीने लगा के, क्योंकि उसका नाम बहुत है। लेकिन आप रिज़ल्ट देखो ना, रिज़ल्ट आपका क्या आ रहा है? वो तो जो प्रोक्लेम करते हैं उनका रिज़ल्ट वो तो आप छोड़ दो ना। वो तो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो तो वो जाने। आप जाके उनके एडमिशन फॉर्म तो चेक कर नहीं रहे हो। वो दिल्ली बैठे हैं, बेंगलोर बैठे हैं, है ना? तो आप कैसे ऑनलाइन उनके चेक कर सकते हो क्रीडेंशियल्स? झूठ भी तो वो बोल सकते हैं। जब उनको लाखों बच्चा मिल रहा है तो एक झूठ बोलने में उनका क्या जा रहा है? लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ जा रहा है? आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आप अपने आप से पूछो। तो पहला पॉइंट मैंने कहा कि जनरल स्टडीज़ अगर आप देखो तो इसकी जो बैकबोन है वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं होता है जनरल स्टडीज़, चाहे वो प्रीलिम हो या मेंस हो, चाहे आईएएस हो या केएस हो। रही बात ऑप्शनल की, तो वो आपकी चॉइस का होता है, और वो भी कैसे टफ हो सकता है जब आपकी चॉइस का है और आपने उसके अंदर डीप स्टडी की है। अब आ जाते हैं एसए के ऊपर। एसए भी आपने 2 सिलेक्ट करने होते हैं और उसकी भी आप तैयारी करके जाते हो, तो वो भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। इंटरव्यू तक तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। और जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है उनको तो मैं क्या बोलूँ कि सीसेट आप लोग पढ़ते नहीं हो, जीएस आप 2 साल पढ़ते रहते हो, फिर सीसेट के आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जाकर 100 में से, और 10 सॉल्व भी होते हैं तो उसको आप 2 घंटे लगा देते हो। तो तैयारी जो है आईएएस की या केएस की, उसका क्या सिस्टम होना चाहिए? खास करके इसमें सबसे बड़ा दोष पेरेंट्स का है। बच्चे से भी ज़्यादा दोष पेरेंट्स का है, जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसके पास भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर वो दिल्ली भेज रहे हैं, बेंगलोर भेज रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पहले कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, फिर स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये जो एक चीज़ें होती है ना अट्रैक्ट करने के लिए, आप इनमें फंस जाते हो, फिर वहाँ भेजते हो, फिर बड़े खुश होते हो कि हाँ हमारी सिलेक्शन होगी इस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट बहुत सही है। आप अपना रिज़ल्ट तो देखो, आपका रिज़ल्ट क्या है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं आज।
इंस्टीट्यूट के रिज़ल्ट की तो बात की बात है, आप अपना रिज़ल्ट तो देखो। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन जगह में फंसते हो जाकर तो वो ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है वहाँ पे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप खुद तैयारी करो, वो तो इतना सही डिसीजन नहीं है, लेकिन यहाँ इन जगह पे जाने से तो अच्छा है, 100% अच्छा है। आपको याद होगा बचपन में जब आप पढ़ते थे तो आप एक होम ट्यूटर लगाते थे, तो होम ट्यूटर आपको रोज़ पढ़ाता था, रोज़ आप पढ़ते थे तो आपके अच्छे मार्क्स आते थे। यहाँ आप ऐसी जगह जाते थे जहाँ ग्रुप छोटा होता था तो वहाँ पे अच्छे से समझ आता था। लेकिन ये आईएएस की तैयारी के लिए आप बड़ा ग्रुप पता नहीं क्यों ढूंढते हो, जहाँ पे कम से कम 1000 बच्चा हो। चलो 1000 नहीं तो 800 बच्चा हो, 800 नहीं तो चलो 600 बच्चा हो, 500 बच्चा हो। 500 बच्चा हो तो आप वहाँ जाओगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, है ना, मज़ा आएगा पढ़ने का। लेकिन रिज़ल्ट का कोई पता नहीं। इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका रिज़ल्ट, आपको बेसिकली चाहिए क्या? जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम टफ नहीं है, आपकी तैयारी गलत है। अगर आप सड़कों पे चाय पीते रहोगे, गोलगप्पे खाते रहोगे, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाते रहोगे, एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? इस एग्ज़ाम में फोकस चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। तभी मैंने कहा जो अकेला पढ़ रहा है वो 100 गुना अच्छा है उनसे जो रश में पढ़ रहा है। लेकिन अकेले पढ़ने वाला भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसके पास एक गाइड ही नहीं है। वो अंधेरे जंगल में जा रहा है, अकेला अंधेरे जंगल में जहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है। खुद ही सोच के खुद ही रास्ता तय कर रहा है अपना, जो कुछ किसी ने बता दिया, जो नेट से देख लिया तो बस। लेकिन एक प्रॉपर गाइड नहीं। आपने जिम देखे होंगे, जिम में कुछ ऐसे जिम बहुत कुछ ऐसे ही जिम में 2 तरह के कोच होते हैं। एक तो वो कोच होता है जो 20 लोगों को कोचिंग देता है जिम के अंदर। एक पर्सनल जिम होता है, पर्सनल कोच होता है। आपकी बॉडी ज़्यादा कैसे बनेगी जब पर्सनल कोच रखोगे, या फिर वो कोच जो 50 लोगों को बता रहा है, कभी वहाँ जाके बता रहा है, कभी वहाँ जाके बता रहा है, कभी वहाँ जाके ऐसे करो ऐसे करो। खुद सोचो। पर्सनल कोच का रेट भी ज़्यादा होता है। अगर आप लोगे, मुझे लगता है वो 10,000 रुपया महीना लेगा, और ऐसे जो जिम में जाओगे तो वो 2-3 हज़ार रुपया महीना लेगा, जहाँ पे वो सबको गाइड कर रहा है। लेकिन जब आप आईएएस की कोचिंग लेने जाते हो तो आपको वो वाला कोच चाहिए जो 800 लोगों को कोचिंग दे रहा है, क्योंकि आपको फ्रेंड के साथ गोलगप्पे और चाय पीनी है, समोसे भी खाने हैं। रिज़ल्ट आपका कोई पता नहीं। आप यूपीएससी तो क्या, मैं कहता हूँ आप कोई छोटा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर सकते इस ऐसे माहौल में पढ़ के। जो करते हैं ना 800 के ग्रुप में क्लियर, टॉप करते हैं, वो ऑलरेडी टॉपर होते हैं आईआईटी के, आईआईएम के। ऑलरेडी देख लेना, वो क्लास में ना कुछ बोलेंगे, ना फ्रेंड से बात करेंगे, वो सीधा क्लास में आएंगे और घर जाएंगे बस। और वो कोचिंग सेंटर में ना भी पढ़े वो तब भी टॉप करेंगे। उनका वहाँ पे पढ़ना एक कोइंसिडेंस है। कोचिंग ने उसको कोई बड़ी नॉलेज नहीं दी, उसने वैसे भी बन जाना था, क्योंकि दे आर ऑलरेडी आईआईटियंस, दे आर ऑलरेडी आईआईएम स्टूडेंट्स, एंड दे नो हाउ टू स्टडी, दे नो हाउ टू टॉप, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस। आप लोगों के पास ना तो कोई आईआईटी की डिग्री है, ना आईआईएम की डिग्री है, ना कोई एक्सपीरियंस है टॉप करने का, तो आप यहाँ पर टॉप कैसे कर लोगे जब आपने चाय भी पीनी है, समोसे भी खाने हैं, वो सब। आईएएस बनना है, क्लर्क नहीं बनना है, आईपीएस बनना है, कांस्टेबल नहीं बनना है।
आईपीएस बनने के लिए कोचिंग जो चाहिए